नमस्कार। एशिया और यूरोप के बाद आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की हम सैर करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को ध्यान से देखिए। कनाडा से लेकर पनामा जल संधि तक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार है। एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप जो भी मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते समय वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब। ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब लिखा होता है। सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे, उसे टच करने से सब्सक्राइब हो जाता है, तो आपको आपकी यूट्यूब वॉल पर मेरे वीडियो दिखते रहेंगे। बिना चैनल पे आए भी यूट्यूब वॉल जो होता है वहाँ पे आपको मेरे वीडियो दिखते रहेंगे। अगर सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको ये बेल दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल है, उसे अगर आप टच कर देंगे तो वो ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह से इसे टच करने के बाद ये ब्लैक हो गया, तो आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा, एक रिंग बजेगी। आप कर देंगे तो ये आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। आइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर चर्चा करते हैं। सबसे उत्तर एयर लिखा हुआ है, इसे हम अलास्का कहते हैं। ये कनाडा है। कनाडा और अलास्का के बीच में बाउंड्री लाइन है, यानी अलास्का कनाडा से अलग है। अलास्का वास्तव में यूएसए का भाग है, अमेरिका का। अलास्का पर अमेरिका का राजनीतिक अधिकार है, तो इसलिए अलास्का अर्थात अमेरिका ही है। तो अलास्का से लेके पनामा नहर तक, ये देखिए, ये दो लाइन मैंने लाल कलर की खींची है। यहाँ एक पनामा नहर है। पनामा नहर उत्तर के सागर को दक्षिण के सागर से जोड़ देती है। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर देती है। यहाँ ध्यान से देखिए, एक लाइन खींची हुई है बड़ी सी, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी सिरा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बाद में पढ़ेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि पनामा नहर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग कर देती है। तो पनामा नहर है, यहाँ पनामा देश है। ये पतली सी लाइन देख रहे हैं, पतला सा टेढ़ा टेढ़ा, ये कुछ देश है इसमें। इसी में अंतिम देश है पनामा। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अंतिम देश है पनामा। पनामा में एक नहर है, वो नहर मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर की जल को आपस में जोड़ती है, और यानी अलास्का से लेकर पनामा नहर तक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में टोटल 10 देश हैं। पहला कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये 3 बड़े और प्रमुख देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। मैक्सिको की सीमा यहाँ पर है, ये है मैक्सिको की सीमा। मैक्सिको की सीमा से लेकर पनामा नहर तक छोटे छोटे 7 देश बसे हुए हैं। बहुत ही छोटे छोटे, बहुत महत्व नहीं इनका, छोटे छोटे देश हैं। आप देखिए, ये पतली सी भूमिखंड की जो लाइन है, भूमिखंड पतली सी उत्तर और अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, जो पतली सी लाइन है। बहुत ही छोटे छोटे देश इस पे रहते हैं। वास्तव में इन देशों को हम मध्य अमेरिका कहते हैं। मध्य अमेरिका यही है, मैक्सिको के दक्षिण में पनामा नहर तक या पनामा जल संधि तक, इस पे जो 7 छोटे छोटे देश बसे हैं, इन 7 देशों को हम क्या कहते हैं? मध्य अमेरिका। तो आपका होमवर्क ये है कि मैक्सिको के दक्षिण में पनामा नहर तक जो 7 छोटे छोटे देश हैं, उनका नाम आप अपने नोट में लिखिएगा, और साथ ही राजधानी आप लिखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 10 देश हैं, 3 बड़े महत्व के देश और 7 छोटे छोटे देश, उनका नाम और राजधानी आप नोट करेंगे। तो आइए कनाडा और यूएसए पर चर्चा करते हैं। यहां पर लिखा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरता है। तो विषुवत के उत्तर में कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी ध्रुव पर कौन सा अक्षांश होता है? 90 डिग्री। विषुवत रेखा कौन सा अक्षांश है? 0 डिग्री। तो जब 0 से हम 90 डिग्री अक्षांश की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में 49 डिग्री अक्षांश आता है। 49 डिग्री उत्तरी। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कनाडा और यूएसए ने आपसी सहमति से दोनों देशों की सीमा मान लिया है। आपसी सहमति से, देखिए बिल्कुल सीधी सीमा है। क्या भारत पाकिस्तान की ऐसी हो सकती है? नहीं। ऐसी सीधी सीमा तभी हो सकती है जब 2 देशों में बहुत शांति हो। यहाँ पर भारत पाकिस्तान की तरफ गोलीबारी नहीं होती, तोपें नहीं चलती, आतंकवादी नहीं भेजे जाते, आत्मघाती दस्ता नहीं भेजा जाता है। दोनों एक प्रजाति के देश हैं, दोनों में एक प्रजाति के मानव रहते हैं, दोनों का धार्मिक रुझान, दोनों एक धार्मिक समुदाय है, कनाडा और अमेरिका के लोग। इसलिए इन्होंने मिलकर आपसी सहमति से, ताकि विकास कर सके, साथ साथ मिलकर एक
49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आपसी सीमा मान ली है। दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सीमा इसे माना जाता है। दुनिया की सबसे लंबी शांतिपूर्ण रेखा भी कहा जाता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 49 डिग्री समानांतर रेखा भी कहा जाता है। 49 डिग्री समानांतर रेखा भी कहा जाता है। तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। इसकी पूर्व में 5 झीलें हैं, गोल गोल दिखाई दे रहा है। इन 5 झीलों को ग्रेट लेक्स कहते हैं। 5 झीलें हैं, इनको सम्मिलित रूप से हम ग्रेट लेक्स कहते हैं। ग्रेट लेक्स मतलब महान झीलें। महान झीलों की पूर्व में सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। ये पूरा अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर और अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप, अटलांटिक महासागर, उत्तरी अमेरिका। तो सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है। खाड़ी क्या होता है? 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ जो सागर है उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। ये देखिए 3 ओर से जल से घिरा है, 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में सेंट लॉरेंस नदी गिर जाती है। तो कनाडा और यूएसए की सीमा 3 चीजों द्वारा मिलकर निर्मित होती है। 49 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा, ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी मिलकर कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करते हैं। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर हम लिखेंगे। पहला सुपीरियर, दूसरा ह्यूरॉन, तीसरा मिशिगन, चौथा ईरी, पांचवा ओंटारियो। आप इनाम में देखिएगा। मैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हूं। सबसे पश्चिम में ठीक 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के पूर्व में जो देश है उसे हम कहते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील एक नहर से जुड़ा है ह्यूरॉन झील से। ह्यूरॉन, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। सुपीरियर, ह्यूरॉन, दक्षिण में नीचे है मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो। ये 5 झीलों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं। इसमें से सुपीरियर झील दुनिया की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, लेकिन कैस्पियन सागर नमकीन झील है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। सुपीरियर झील ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी है। सुपीरियर झील के पूर्व में जो झील है उसे हम कहते हैं ह्यूरॉन। सुपीरियर ह्यूरॉन से एक नहर द्वारा जुड़ी है। ह्यूरॉन ईरी से एक नहर द्वारा जुड़ी हुई है। ईरी ओंटारियो से एक नहर द्वारा जुड़ी है। लाल लाल लाइनें देख रहे हैं? ये नहरें हैं जो कि सभी को आपस में जोड़ते हैं। तो ग्रेट लेक्स में 4 झीलें ही सीमा पर हैं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। अर्थात इन चारों झीलों के जल पानी का प्रयोग दोनों देश करते हैं, कनाडा भी यूएसए भी। लेकिन जो मिशिगन झील है, तीसरा झील जो सुपीरियर के दक्षिण में है, ये कनाडा की सीमा पर नहीं है। ये पूरी तरह से यूएसए की सीमा में है। यानी सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो सीमा पर है। ये देखिए नहर प्रणाली से जुड़े हुए ये सीमा है। यानी इसको आप क्या मान सकते हैं? सीमा मान सकते हैं यूएसए और कनाडा की। लेकिन जो मिशिगन झील है वो पूरी तरह से अमेरिका में है। अर्थात मिशिगन झील का प्रयोग कनाडा नहीं करता होगा। लास्ट की 2 झीलें हैं ईरी और ओंटारियो। ईरी और ओंटारियो के बीचों बीच एक जलप्रपात है। जल सुपीरियर से होकर ओंटारियो तक और फिर सेंट लॉरेंस नदी तक और फिर अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। इसका मतलब पश्चिम में ढाल है ऊंचा और पूर्व में जाने पर ढाल नीचे चला गया है। तभी ईरी से जब ओंटारियो की तरफ जल बढ़ता है तो ऊंचाई से गिरता है। ईरी से जब जल ओंटारियो की तरफ गिरता है, आपने झरने देखे होंगे ना, छोटे छोटे आसपास के क्षेत्र में होते हैं। मिर्जापुर में तो कई झरने आप देखें ऊपर से गिरता है। ठीक उसी तरह ईरी से एक झरना गिरता है ओंटारियो में ऊपर से। इस झरने को हम कहते हैं 1 मिनट, नियाग्रा जलप्रपात। ईरी और ओंटारियो के मध्य एक जलप्रपात है, उसे हम कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात। क्योंकि ऊपर से प्रपात गिर रहा है तो वहां जल विद्युत के उत्पादन की संभावना होती है। तो नियाग्रा जलप्रपात से
बड़ी मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होता है। इस जल विद्युत का प्रयोग कनाडा भी करता है और अमेरिका भी करता है। समझे? ठीक है। झीलों के बगल में काले काले डॉट मैंने बना रखे हैं। वास्तव में ये जो झीलें हैं ये छोटी मोटी कोई झीलें नहीं है। दोनों देशों की सीमा पर ये बहुत बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के चलते आसपास का क्षेत्र घास का मैदान बन गया है। ये पूरा क्षेत्र ही झील के आसपास का शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है। जो झील प्रदेश है इसके आसपास का जो क्षेत्र है कनाडा में भी और यूएसए में भी शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है। शीतोष्ण घासें बहुत लंबी लंबी होती है। क्यों? क्योंकि मौसम न बहुत ठंडा है और न मौसम बहुत गर्म। ठीक वैसे ही जैसे आप हिमाचल प्रदेश में जाते हैं घूमने तो देखते हैं वहां पर रंग बिरंगे फूल, लंबे लंबे हरे हरे घास, यानी गर्मी और बहुत ठंडी के बीच का जो मौसम होता है उष्ण और शीत के बीच का मौसम शीतोष्ण कहलाता है। न ध्रुव पर और न ही विषुवत रेखा पर, न ध्रुव पर न विषुवत रेखा पर बीच का क्षेत्र है तो क्या कहलाता है? शीतोष्ण। शीतोष्ण क्षेत्रों में घासें बहुत हरी हरी लंबी लंबी होते हैं। तो ऐसे घास के मैदान को हम अमेरिका में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्या कहते हैं? प्रेयरी घास का मैदान। प्रेयरी, जो प्रेयरी बेल्ट है वहां पर गेहूं और मक्के की फसल बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की होती है। अमेरिका की गेहूं के दाने यहाँ के दानों से बहुत बड़े बड़े होते हैं और मक्का भी वहां का बहुत ही बड़ा बड़ा और बहुत ही मिठास वाला मक्का होता है। वहां पर मक्का अमेरिका में इतना ज्यादा होता है कि आधा से ज्यादा तो अपने पशुओं को खिला देते हैं ताकि दूध ज्यादा हो सके, मिल्क। तो आसपास का क्षेत्र शीतोष्ण घास के मैदान में आ जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। प्रेयरी कनाडा में भी है और प्रेयरी अमेरिका में भी है। यहाँ पर घास के मैदान है तो गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, मक्का की खेती बहुत अच्छी होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का की खेती अमेरिका में होती है, उसके बाद चीन में होती है। हम खेती नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो केवल आपकी दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं, खेती बाद में पढ़ाएंगे। तो दुनिया में सबसे ज्यादा मक्के की खेती इसी प्रेयरी क्षेत्र में होती है, अमेरिका में, उसके बाद चाइना में। तो अमेरिका का ज्यादातर मक्का खिला दिया जाता है मवेशियों को ताकि दूध ज्यादा हो सके। यही कारण है कि यहाँ पर डेयरी उद्योग भी बहुत विकसित है। आपने देखा होगा काउ बॉय शब्द का प्रयोग होता है। काउ बॉय एक चरवाहा होता है जो कि घोड़े पर सवारी करता है और वो हजारों पशुओं को हाँकता है अपने घोड़े से। वो जो कल्चर है यही का है। क्योंकि अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 30 करोड़ वर्तमान में लगभग, और भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 130 करोड़। भारत की जनसंख्या लगभग, अब 2011 से 121 करोड़ तो होगा ही नहीं। 2011 में जनगणना हुई थी तो अभी 121 करोड़ ही तो होगा नहीं, 130 करोड़ मान लेते हैं। तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़, अमेरिका की जनसंख्या महज लगभग 28 करोड़ से थोड़ा सा अधिक। अमेरिका में, जबकि अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 3 गुना अधिक है और जनसंख्या 4 गुना कम है। अमेरिका में लोग कम है, वहां श्रम की बहुत कमी है, तो वहां एक ही व्यक्ति को ढेर सारे मवेशी चराने पड़ते हैं। इसके लिए वो घोड़ा रखता है, घोड़े पर दौड़ दौड़ के मवेशी हाँकता रहता है। क्योंकि घास का मैदान है तो मवेशियों के लिए उत्कृष्ट ये चरागाह क्षेत्र है। पूरा जो ग्रेट प्लेस के आसपास का क्षेत्र है ये चरागाह क्षेत्र है। इन चरागाह क्षेत्र में बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं मवेशियों के लिए, जिसमें लाखों पशु पाले जाते हैं, लाखों, और बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है। और डेयरी उद्योग जो प्रसंस्करण होता है, डेयरी उद्योग अर्थात प्रसंस्करण, घी, दही, पनीर, मट्ठा वगैरह वगैरह, उनसे बने चॉकलेट्स, यहाँ पर डेयरी उद्योग बहुत ही डेवलप्ड है। डेयरी उद्योग के अलावा ग्रेट प्लेस प्रदेश में बिजली उत्पन्न होती है, जल विद्युत, इसलिए यहाँ पर कुछ औद्योगिक नगर भी बसे हैं। वास्तव में पूरे अमेरिका का सबसे समृद्ध क्षेत्र, चाहे कृषि हो, चाहे डेयरी उद्योग हो, मतलब पशु पालन उद्योग हो, चाहे डेयरी उद्योग हो, चाहे अन्य उद्योग, वो सभी ग्रेट लेक्स क्षेत्र के आसपास कनाडा में, यूएसए में विकसित हुए हैं। तो कुछ ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये काले काले जो डॉट बनाए गए हैं। इन औद्योगिक क्षेत्रों का नाम है, सुपीरियर झील के किनारे जो औद्योगिक क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? दुलुथ। सुपीरियर झील के किनारे जो औद्योगिक क्षेत्र उसे कहते हैं दुलुथ। सब सवाल बारी बारी पूछा जा चुका है, लोअर पीसीएस एग्जाम में, लोअर पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, एसएससी में, बैंकिंग में सब पूछा जाता है। तो सुपीरियर के पास जो औद्योगिक केंद्र है उसे कहते हैं दुलुथ। मिशिगन झील के पास 2 औद्योगिक केंद्र हैं,
मिशिगन, एक ये और एक ये, इनका नाम है। मिशिगन के पास दो है, एक है गैरी और दूसरा शिकागो। मिशिगन के तट पर दो औद्योगिक क्षेत्र हैं, गैरी और शिकागो। यहाँ कौन सा उद्योग है, इस पर चर्चा उद्योग वाले चैप्टर में होगी। मिशिगन में कौन सा उद्योग है, गैरी में कौन सा उद्योग विकसित है, इसे बाद में। अभी तो हम आपका परिचय करवा रहे हैं। दुलुथ औद्योगिक क्षेत्र किस झील के किनारे है, सुपीरियर झील। गैरी औद्योगिक क्षेत्र मिशिगन झील। शिकागो औद्योगिक शहर मिशिगन झील। और एक है ये चौथा, हमने चार यहाँ लिखा नहीं है, चौथा जो है डेट्रॉयट है। डेट्रॉयट मोटर कार उद्योग, इतना तो आप जानते हैं, ये तो सब हर कोई जानता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, मोटर कार, दुनिया में सबसे ज्यादा कारें यहाँ बनती हैं डेट्रॉयट में। डेट्रॉयट किस झील की तट पर है, खुद आप देखिए। अंतिम झील है ओंटारियो। ओंटारियो के पहले जो झील उसे क्या कहते हैं, इरी। इरी ओंटारियो, इरी ओंटारियो। इरी की तट पर जो औद्योगिक केंद्र है उसे क्या कहते हैं, इरी के सामने, इरी के बगल में है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट, दुलुथ सुपीरियर मिशिगन, शिकागो मिशिगन, गैरी मिशिगन, डेट्रॉयट इरी। ये चार औद्योगिक क्षेत्र हमने बताए, झीलों से लगे हुए, अक्सर इनसे सवाल आ जाते हैं। तो इस तरह से जल पांचों झीलों से होता हुआ, सेंट लॉरेंस नदी से होता हुआ निकल जाता है अटलांटिक महासागर में। यूएसए और मैक्सिको के बीच में भी एक नदी सीमा बनाती है। यूएसए और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडे नदी सीमा निर्धारित करती है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा निर्धारित करती है। हालांकि पूरी सीमा पर नहीं चलती है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। ये जो जलीय क्षेत्र है मैक्सिको के पूर्व में, इसे क्या कहते हैं, मैक्सिको की खाड़ी। ये देखिए चंद्राकार है, गोल गोल घुमा हुआ। मैक्सिको की खाड़ी अर्धचंद्राकार है, इसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। तो रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, यह ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड कोई अलग भूखंड नहीं है, बल्कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही समुद्र में निकला हुआ भाग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर जल में डूब जाता है तो यहाँ पर सागर है, समुद्र है, फिर यहाँ पर बाहर निकल आया है जल सतह के ऊपर, तो इसे हम कहते हैं ग्रीनलैंड। हमने पहले ही बताया था ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। डेनमार्क यूरोपीय देश है। डेनमार्क यूरोपीय देश है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का राजनीतिक अधिकार है। तो सीमाएं हमने बता दी, कनाडा यूएसए की और यूएसए और मैक्सिको की खाड़ी की। आप कनाडा से लेकर मैक्सिको तक जो पश्चिमी क्षेत्र है महाद्वीप का पश्चिमी क्षेत्र आप लाल लाल देख रहे हैं, ये वास्तव में रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत दुनिया की सबसे दूसरी लंबी पर्वत है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है, रॉकी। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज है, और रॉकी कहाँ है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर है। तो ये है रॉकी पर्वत। यहां हमने दो त्रिभुज बनाए हैं। त्रिभुज का अर्थ होता है पर्वत चोटी। पहाड़ दीवार की तरह तो होता नहीं है, उस पर कहीं चोटी उठी होती है, फिर कहीं गहरा होता है, फिर कहीं चोटी उठी होती है, कहीं गहरा होता है। तो ये दो चोटियां मैंने दिखाई। चोटियां तो इस पर बहुत सारी हैं, दो हमने इसलिए दिखाई हैं कि जो रॉकी पर्वत है कनाडा से शुरू होता है, और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। अलास्का में जो पर्वत है उसे हम कहते हैं अलास्का रेंज, अलास्का पहाड़ी। ये अलग है, रॉकी कनाडा में ही खत्म हो जाता है। रॉकी के पश्चिम में अलास्का है। अलास्का में जो लाल रंग का पर्वत श्रेणी है उसे हम कहते हैं अलास्का रेंज। अलास्का रेंज पर एक पर्वत चोटी है, उस पर्वत चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। हम दोनों चोटियों के बारे में बताना चाहेंगे कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले किस पर्वत पर है, अलास्का रेंज पर है। समझ में आ गया? ओके।
कनाडा उत्तरी ध्रुव के बहुत पास पड़ता है। हमने पिछली चर्चा में बताया था कि ग्रीनलैंड उत्तरी ध्रुव के पास है तो हिमाच्छादित रहता है, ध्रुवीय जलवायु का है तो हिमाच्छादित रहता है, मिट्टी यहाँ नहीं सामने आ पाती है, चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ होता है। कनाडा का भी जो उत्तरी भाग है वो ज्यादातर बर्फीला ही है, सब बर्फ से ढका हुआ है वहाँ सब कुछ। कनाडा में तो जो रनवे होते हैं ना एरोप्लेन के, वो भी रनवे भी बर्फ के ही होते हैं, वहाँ के एरोप्लेन स्केटिंग करते हुए उतरते हैं धीरे धीरे, तो वहां पर बहुत दूर तक जाके रुकते हैं क्योंकि बर्फ बहुत चिकना होता है, इसलिए प्लेन जल्दी रुक नहीं पाता है। तो कनाडा में जब गर्मी आती है, भाई हर देश में गर्मी आती है फिर ठंडी आती है, हमने सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन वाला नियम बताया ही। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जाके पृथ्वी की गतियां पढ़िए, मौसम ऋतु परिवर्तन, वहां समझ जाएंगे। तो जब यहाँ कनाडा में गर्मी आती है तो बर्फ पिघलता है, और जब बर्फ पिघलता है तो कनाडा में जगह जगह कुछ झीलों का निर्माण हो गया है। ये झीलें स्थायी हैं जो कि ठंडी में जम जाती हैं और फिर गर्मी में पानी बन जाती हैं। तो ये झीलें उत्तर से दक्षिण में 4 झीलों के नाम मैं बताऊंगा, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कनाडा की झीलें हैं, सबसे उत्तरी झील के सामने बी लिखा है, ये देखिए 1 2 3 4, कनाडा में 4 झीलें हैं, 1 2 3 4। यहाँ कनाडा को हम मिटा दे रहे हैं, बेवजह का ध्यान आकर्षित कर रहा है, आप समझ ही गए हैं। कनाडा का नाम मैंने मिटा दिया, 4 झीलें हैं, मैंने यूएसए का नाम भी मिटा दिया ताकि जैसे जैसे बताया जाए मैप थोड़ा खाली होता जाए। तो 4 झीलें हैं जो गर्मी में पिघल जाती हैं, बर्फ पिघलने से पानी मिलता है और झीलें बन जाती हैं। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, विनिपेग, 4 झीलों के नाम मैंने बताया। इंग्लिश के लेटर लिखे हुए हैं, बी से ग्रेट बियर, उसके दक्षिण में एस से ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव के दक्षिण में तीसरा अथावस्का, अथावस्का के दक्षिण में 49 डिग्री समांतर रेखा के पास विनिपेग। ये चारों झीलें उत्तर से दक्षिण में क्रम से हैं और ये किस देश में हैं? कनाडा की झीलें हैं। अक्सर सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आपसे ऐसे भी ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सी झील महान ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से बना दिया जाएगा, 1 ऑप्शन इसमें से बना दिया जाएगा। तो इनका नाम तो आपने पढ़ा है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। ये हैं ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, विनिपेग। बार बार पढ़ने से, देखने से, नोट बनाने से सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है, बस साथ में लगे रहिए। कनाडा के उत्तर में जो उत्तरी कनाडा है ये जल से भरा हुआ है, यानी जो आर्कटिक सागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर ध्रुव के पास, उसका जल कनाडा में अंदर तक घुसा हुआ है। तो इसे 3 ओर से जल घिरे हुए सागर को क्या कहते हैं? जो सागर 3 ओर से भूमि से घिरा हो उसे हम कहते हैं खाड़ी। तो इसका नाम हमने रख दिया है हडसन की खाड़ी। कौन सी? हडसन की खाड़ी। किस देश में अंदर तक घुसी हुई है? कनाडा में, यानी कनाडा के तट पर है, कनाडा के उत्तरी तट पर है हडसन की खाड़ी। ओके, यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं। अमेरिका, कनाडा को छोड़ते हैं, अमेरिका में आते हैं। हालांकि अमेरिका में भी हमने यूएसए के भी शहरों का उदाहरण दिया कुछ। हमने बताया कि वाशिंगटन डीसी राजधानी यहाँ है, उसके उत्तर में न्यूयॉर्क है, 4 औद्योगिक केंद्र मैंने बताया। मैंने ग्रेट लेक्स झीलों के आसपास प्रेरी मैदान और वहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों की विशेषताएं बताई, कैसा क्यों है, क्यों यहाँ उद्योग विकसित हुए हैं, क्यों ज्यादा खेती होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका में कितने राज्य हैं। अमेरिका 50 राज्यों में बटा हुआ है, 50 राज्य। अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य। अमेरिका के विषय में विशेष रूप से परीक्षाओं में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक ताकत है अमेरिका। अब आपसे कांगो गणराज्य के राज्य थोड़ी पूछा जाएगा, या फिर सूडान में कितने राज्य हैं ये नहीं पूछा जाएगा, या फिर दक्षिण अफ्रीका में कितने राज्य हैं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अमेरिका की जानकारी रखनी चाहिए। 50 राज्य, 50 राज्य। इसके अलावा अमेरिका में एक संघीय जिला है, संघीय जिला। कैसे भारत में
29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कहते हैं? संघीय राज्य। उसी तरह अमेरिका में 50 राज्य और 1 संघीय जिला है। अमेरिका में जो संघीय जिला है एक, उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। संघीय जिले का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? डीसी। डिस्ट्रिक्ट से डी, कोलंबिया से सी, यानी डीसी। संघीय जिले का नाम क्या है? डीसी। वास्तव में वाशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अर्थात अमेरिका में 50 राज्य हैं और 1 संघीय जिला है, उसका नाम है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी ही वो संघीय जिला है और यूएसए की राजधानी है। वाशिंगटन डीसी का जिक्र आ गया है तो बता दूं कि वाशिंगटन ऐसे नहीं है, उसका तट वाशिंगटन ऐसे है फिर ऐसे है, ये यानी एक सकरी खाड़ी बन जाती है अंदर, जलराशि ऐसे अंदर घुसी हुई है तो सकरी खाड़ी बन जाती है। खाड़ी का अर्थ मैंने बताया क्या होता है? 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ जो समुद्र होता है, भूमि से घिरा हुआ 3 ओर से, उसे कहते हैं खाड़ी। तो वाशिंगटन डीसी चेसापीक की खाड़ी पर है, अटलांटिक महासागर का ही तट है। ये तो पूरा अटलांटिक महासागर है, लेकिन महासागर में कई खाड़ियां होती हैं, छोटे छोटे समुद्र होते हैं। कैसे मैक्सिको की खाड़ी है, उसी तरह से यहाँ पे चेसापीक की खाड़ी है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वाशिंगटन डीसी किस खाड़ी के तट पर है? अमेरिका की राजधानी है, चेसापीक की खाड़ी पर है। ओके। वाशिंगटन डीसी के उत्तर में न्यूयॉर्क है। 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य टेक्सास है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? टेक्सास। अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो राज्य है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा क्षेत्र कहलाता है कैलिफोर्निया। अमेरिका का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? कैलिफोर्निया। सबसे बड़ा राज्य टेक्सास, सबसे पश्चिमी राज्य कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया राज्य में बीचों बीच जमीन का एक खंड नीचे धंसक गया है। कैलिफोर्निया, ध्यान दीजिए, हमने ये रॉकीज पर्वत बनाया है, लेकिन यहाँ पर खाली है, यहाँ पर रॉकी पर्वत नहीं है, खाली है। खाली होने का अर्थ है कि कैलिफोर्निया राज्य में जमीन का एक बहुत बड़ा भूखंड नीचे धंसक गया है। तो जब भूखंड आसपास के भूखंडों को छोड़कर बीच वाला भूखंड नीचे धंसक जाए, आसपास का भूखंड स्थिर है और बीच वाला भूखंड नीचे धंसक जाए, तो उसे हम कहते हैं भ्रंश। क्या? भ्रंश। तो कैलिफोर्निया राज्य में एक भ्रंश है, उस भ्रंश को हम नाम देते हैं, यह घाटी सैक्रामेंटो, सैन जुआकिन, एक ही शब्द है, आगे जगह नहीं था इसलिए हमने यहां लिख दिया, सैक्रामेंटो सैन जुआकिन घाटी। यानी इसे हम 3 नाम देते हैं। कैलिफोर्निया की घाटी भ्रंश घाटी है, जमीन का भूखंड नीचे चला गया है। कैलिफोर्निया की घाटी, सैक्रामेंटो सैन जुआकिन घाटी, इसे हम सैन एंड्रियास भ्रंश भी कहते हैं। क्या? सैन एंड्रियास भ्रंश, सैन एंड्रियास भ्रंश। कैलिफोर्निया की घाटी, सैक्रामेंटो सैन जुआकिन घाटी और सैन एंड्रियास भ्रंश। 1 साल या 1.5 साल पहले एक हॉलीवुड की मूवी आई थी, मूवी का नाम ही था सैन एंड्रियास। रॉक था मूवी में रॉक था जो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। मूवी का नाम था सैन एंड्रियास, 1 साल पहले आई थी। उसमें भूकंप से होने वाली तबाही दिखाई गई है पूरी मूवी में। सैन एंड्रियास भ्रंश, फॉल्ट भी कहते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट इंग्लिश में, हिंदी में भ्रंश। सैन एंड्रियास का जो भ्रंश है, ये दुनिया में सबसे खतरनाक भूकंप का क्षेत्र है। यहाँ पर जैसे जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, उतने ही यानी उससे भी ज्यादा भूकंप सैन एंड्रियास भ्रंश के आसपास के इलाके में आते हैं, जिससे न केवल कैलिफोर्निया राज्य बल्कि कभी कभी पूरा अमेरिका थरथरा जाता है। यहाँ पर भ्रंश क्यों आते हैं, सॉरी भूकंप क्यों आते हैं? हमने बताया कि ये भ्रंश है, भूखंड आसपास के भूखंडों को छोड़कर नीचे चला गया है।
यहाँ पर पृथ्वी अंदर से अस्थिर है। हम पूरी बात यहाँ नहीं बताएंगे, प्लेटों का सारा किस्सा है। एक लाइन बता दें कि धरती के भीतरी परत में, गर्भ में प्लेटें होती हैं जो अगल बगल ऐसे सरकती हैं। ऐसे हम ऐसे खड़ा करके दिखा दें, धरती के अंदर प्लेटें होती हैं जो कि ऐसे ऐसे सरकती हैं। तो जब प्लेटें अगल बगल सरकती हैं तो वहां पर भूखंड नीचे धंस जाता है। ऐसे जगहों पर बहुत तगड़े भूकंप के झटके आते हैं, इतने तगड़े जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर जो मकान बनते हैं भूकंप रोधी बनते हैं कैलिफोर्निया राज्य में, क्योंकि अगर भूकंप रोधी नहीं बनेंगे तो सारे मकान गिर जाएंगे। यहाँ पे जो भी मकान बनते हैं 10-10 तल्ले, 15-15 तल्ले, 50-50 तल्ले, उसमें कमी नहीं है, विकास वही चरम पर है। लेकिन उनके नींव में स्प्रिंग लगाई जाती है चारों कोनों में, इस तरह से स्प्रिंग लगाया जाता है कि मकान हिलते हैं लेकिन गिरते नहीं। तो इस टेक्नोलॉजी में कैलिफोर्निया राज्य काफी आगे है, क्योंकि सैन एंड्रियास ध्वंस होने के कारण ये बहुत बड़ा भूकंप का इलाका है। तो कैलिफोर्निया की जो घाटी है सैक्रामेंटो सैन जोआकिन घाटी, उसकी एक और विशेषता ये है कि ये बहुत बड़ा तेल का भंडार है, पेट्रोलियम का। अमेरिका का आधा से ज्यादा तेल कैलिफोर्निया घाटी में पाया जाता है और सबसे ज्यादा तेल अमेरिका के यहीं से निकाला भी जाता है। कैलिफोर्निया की घाटी या फिर सैक्रामेंटो सैन जोआकिन घाटी से जो तेल निकाला जाता है उसका शोधन सैन फ्रांसिस्को की रिफाइनरी में होता है। कैसे भारत में ट्राम्बे रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी है, बरौनी रिफाइनरी है, गुवाहाटी रिफाइनरी है, बम्बई गांव की रिफाइनरी है। रिफाइनरियां क्या होती हैं? कच्चे तेल का शोधन करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को रिफाइनरी है और कैलिफोर्निया में जो भी तेल निकाला जाता है सैन फ्रांसिस्को में उसका शोधन होता है। इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पर मैंने खुला क्षेत्र बनाया है, खुला क्षेत्र अर्थात यहाँ पर पर्वत नहीं है। ये जैसे घाटी खुली हुई है वैसे ये क्षेत्र भी समुद्र के खुला हुआ है, यानी समतल क्षेत्र है ये पूरा। ये भी कैलिफोर्निया की घाटी भी समतल है और उसमें घुसने का जो रास्ता है वो भी समतल है, यानी इसे गोल्डन गेट कहते हैं। गोल्डन गेट कहाँ है? कैलिफोर्निया राज्य के पश्चिमी तट पर है। गोल्डन गेट ये खुला हुआ हिस्सा है जो कि कैलिफोर्निया की घाटी में घुसने का रास्ता प्रदान करता है। इसे गोल्डन नाम क्यों दिया गया गेट को? क्योंकि ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है पेट्रोलियम से, तो पेट्रोलियम क्षेत्र में घुसने का रास्ता इधर से मिल जाता है, पहाड़ नहीं है, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? गोल्डन गेट। किसे? सैन फ्रांसिस्को को। प्रश्न पूछा जाएगा किस शहर को गोल्डन गेट कहा जाता है? कई बार पूछा गया है। सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट कहा जाता है। अब आते हैं मैक्सिको में। तो मैक्सिको की एक विशेषता हम यहाँ पर बताया चाहेंगे कि मैक्सिको के पश्चिम में समुद्र है और फिर एक भूखंड है नीचे की ओर लटका हुआ। ये देखिए, ये से दक्षिणी कैलिफोर्निया कहते हैं, लेकिन दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका में नहीं है। ये बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं, सीमा, ये देखिए बाउंड्री अमेरिका की और मैक्सिको की यहाँ तक है और ये वाला हिस्सा तो इसके नीचे है लेकिन इससे जुड़ा हुआ है। देखिए, तो जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है वो मैक्सिको का क्षेत्र है, न कि अमेरिका का। तो दक्षिणी कैलिफोर्निया और मैक्सिको के बीचों बीच जो समुद्र है उसे हम कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। सवाल है कि ये क्षेत्र इससे अलग क्यों हुआ, बीच में खाड़ी कहां से आ गई? इसका जवाब है कि पहले ये क्षेत्र अलग नहीं था, इसमें सटा हुआ था। मैक्सिको में सटा हुआ था। हमने कहा कि यहाँ पर धरती के भीतर प्लेटें आसपास सरक रही हैं। प्लेटों के ऐसे सरकने से ये पूरा हिस्सा टूट रहा है। यही कारण है कि ये वाला भूखंड हम आपका दिलचस्पी के बढ़ाने के लिए बता रहे हैं। तो ये वाला भूखंड मैक्सिको से अलग हो गया, धीरे धीरे दूर जा रहा है खिसकते हुए। ये देखिए हट रहा है, पश्चिम की ओर हट रहा है। उसी तरह ये वाला हिस्सा भी धीरे धीरे मुख्य अमेरिका की भूमि से हट रहा है पश्चिम की तरफ। एक समय ऐसा आएगा लाखों वर्षों बाद कि ये वाला हिस्सा कटकर यहाँ से छूट जाएगा। समझ रहे हैं? ये पृथ्वी के गर्भ में चलने वाली प्लेटों का सारा खेल है, बहुत कुछ चलता है। हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इसे स्पष्ट करेंगे अगर आपकी रुचि होगी तो ये वाला हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा प्लेटों के चलते। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये वाला हिस्सा यहाँ से टूटेगा तो इसकी तबाही पूरे अमेरिका में महसूस की जाएगी। इसीलिए वो मूवी बनी थी सैन एंड्रियास, उसमें उस तबाही को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखकर। मैक्सिको की पूर्व में जो खाड़ी उसे मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में द्वीपों की एक श्रृंखला है, ये है सी।
मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में द्वीपों की श्रृंखला है जो सी से प्रारंभ होकर त्रिनिदाद और टोबैगो तक जाता है। सी अर्थात क्यूबा। मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में द्वीपों की श्रृंखला है, लगातार द्वीपों की श्रृंखला दिखाई दे रही है। क्यूबा से शुरू होता है, हैती, प्यूर्टो रिको, इसमें 7-8 छोटे छोटे देश हैं। आप नाम देख लीजिएगा, कुछ खास महत्व के नहीं है। इसमें महत्व के देशों का नाम है क्यूबा, एच से हैती, यहाँ एच लिखा हुआ है, आप देखिए, सी से क्यूबा, एच से हैती, प्यूर्टो लिखा ही हुआ है, प्यूर्टो रिको। दक्षिण में जे लिखा हुआ है यानी जमैका। उत्तर में बी लिखा हुआ है इस द्वीप के पास, ये है बाराबोस, नहीं सॉरी बहामास। क्यूबा, हैती, उत्तर में बहामास, दक्षिण में जमैका, प्यूर्टो रिको, इसी श्रृंखला के छोटे छोटे द्वीप और अंत में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल पास त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो, इन द्वीपों की श्रृंखला को हम कहते हैं वेस्ट इंडीज। ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह। अटलांटिक महासागर में मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में इन्हें हम कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह, इंग्लिश में वेस्ट इंडीज। आप कहेंगे वेस्ट इंडीज की टीम तो इंडिया में खेलने आती है या क्रिकेट टीम मैच खेलती है, इसमें तो कई देश हैं। तो ये देश इतने छोटे छोटे हैं कि खेल खेलने के लिए इंटरनेशनल स्तर पे एक समूह बना लेते हैं। इन सभी द्वीपों से एक एक खिलाड़ी या फिर जो भी महारथी हो खेलने में चुना जाता है, इसलिए हम कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आए थे। तो ये अपना प्रतिनिधित्व अकेले नहीं करते हैं, कहीं सामूहिक रूप से करते हैं, तो इसे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। द्वीपों की श्रृंखला को। वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा द्वीप है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना। हवाना देखिए, ये कर्क रेखा गई है, यानी 23.5 डिग्री एन उत्तरी विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी। तो कर्क रेखा दक्षिणी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी और वेस्ट इंडीज के कुछ द्वीपों से होते हुए कर्क रेखा निकल जाती है। जो क्यूबा की राजधानी है हवाना, बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कर्क रेखा की सबसे समीप स्थित राजधानी हवाना। ठीक है, तो ये हो गया। और हाँ, त्रिनिदाद और टोबैगो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ पर वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि में। तो जो त्रिनिदाद और टोबैगो है वेनेजुएला के बिल्कुल पास है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप तक चलाया है द्वीपों की श्रृंखला। तो इन्हें हम कैरेबियन द्वीप भी कहते हैं, वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, और इंग्लिश में और दूसरी भाषा में कैरेबियन। वेस्ट इंडीज या कैरेबियन द्वीप। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सागर है उसे हम कैरेबियन सागर कहते हैं। मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी के पूर्व में कैरेबियन सागर, और ये दोनों सागर किसके भाग हैं? मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर के भाग हैं। फ्लोरिडा, हम जब राज्यों का उल्लेख कर रहे थे तो बताया कि अमेरिका में 50 राज्य हैं। अमेरिका का एक राज्य है फ्लोरिडा, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक आता है। ये देखिए दक्षिण की ओर निकला हुआ है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के बीचों बिल्कुल छोर पर, एकदम तट पर, ये लाल रंग से मैंने एक स्थल बनाया है। फ्लोरिडा में एक तट पर एक शहर है, बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल, नाम है मायामी। मायामी बीच बहुत ही फेमस है। अमेरिका के लोग यहाँ पे छुट्टियां बिताने आते हैं, अमेरिका और कनाडा के लोग, समुद्र के किनारे घंटों धूप में लेटे रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बीच है। अक्सर भारतीय फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में यहाँ पे दृश्य फिल्माए जाते हैं। कभी आपके पास पैसा होगा, घूमने जाइएगा तो आप मायामी बीच पे जाइएगा। तो फ्लोरिडा में है मायामी बीच, बहुत ही खूबसूरत है। आज का अध्याय कैसा लगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप इसी के साथ समापन की ओर है, और आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मेरा हौसला आपकी प्रतिक्रिया से ही बढ़ेगा। जुड़े रहिए। अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बाद अगला वीडियो में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर डालूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।